नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। कहानी पूरी फिल्मी है। हम तो तभी से कह रहे थे, जब से ये जो सियासी ड्रामा शुरू हुआ था तभी से हम कह रहे थे ये पूरा जो प्लान है वो स्क्रिप्टेड है और पहले से इसकी रूपरेखा तय की गई थी। आपको बताया कि सबसे पहले शिवपाल यादव ने अपनी लिस्ट जारी की, जो कि अखिलेश को सही नहीं लगी। अखिलेश ने उसे वापस किया, फिर अखिलेश ने अपनी लिस्ट जारी की, शिवपाल को अच्छी नहीं लगी। चुनाव चिन्ह को लेकर के चुनाव आयोग तक ये बात पहुंची और उसके बाद अखिलेश यादव सर्वे सर्वा बन गए। और फिर स्थिति देखिए कि वैसे आ जाते हैं वापस, कि फिर से शिवपाल को टिकट दे दिया अखिलेश यादव ने। हालांकि अमर सिंह को साइड कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा प्लान जिस तरह से समेट कर वहीं की वहीं सपा आ गई है, ये स्थिति बन रही है कि ये पूरा जो प्लान था वो पहले से रचा हुआ था, लिखा हुआ था। लेकिन इसमें कई और पैच आए, गठबंधन की भी बात आई। गठबंधन को लेकर के कांग्रेस को तैयार किया। कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर शीला दीक्षित को उत्तर प्रदेश से खड़ा किया था। जब अखिलेश यादव ने जाकर के कांग्रेस से मुलाकात की तो आपको बता दें कि शीला दीक्षित ने अपना नाम वापस ले लिया मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी से। बात यही नहीं थमी, कांग्रेस को पूरा विश्वास था कि अब समाजवादी पार्टी और उनके बीच में गांठ बनी रहेगी, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि दोनों पार्टियां साथ में रहेंगी या नहीं। हालांकि ये पूरी जो कहानी है और अब जो गठबंधन की कहानी है, इसको लेकर के इस पूरी खास रिपोर्ट में देखिए और जो नतीजे होंगे उनका पता तो बाद में ही चलेगा। ये कहानी बहुत फिल्मी है। जब इस कहानी की पटकथा लिखी जा रही थी तभी से हम ये बात कहते आ रहे हैं कि ये प्री प्लान फैमिली ड्रामा है। मुलायम ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो शिवपाल का दबदबा दिखा। अखिलेश ने विरोध किया तो मुलायम ने अखिलेश को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बदले में अखिलेश ने मुलायम सिंह का ही तख्ता पलट कर दिया और खुद ही पार्टी के प्रमुख बन गए। मामला चुनाव आयोग पहुंचा तो आयोग ने अखिलेश को असली समाजवादी घोषित कर दिया और अब अखिलेश समाजवादी सल्तनत के सुल्तान बन चुके हैं। और अब सुल्तान ने यूपी के सियासी दंगल के लिए अपने पहलवानों को मैदान में उतार दिया है। अखिलेश यादव ने पोजीशन और पावर का इस्तेमाल करते हुए 209 उम्मीदवारों की नई सूची जारी कर दी। अखिलेश की सूची में 50 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट मिला है, जबकि 39 दलित चेहरों पर भी अखिलेश ने दांव खेला है। टिकट बंटवारे में टीपू ने जमकर तलवार चलाई है। अखिलेश ने मुलायम और शिवपाल के करीबियों का पत्ता ही साफ कर दिया है। बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा का टिकट काट दिया गया है। साथ ही बाहुबली अतीक अहमद का टिकट काटकर ये संदेश देने की कोशिश भी की गई है कि पार्टी में बाहुबलियों के लिए कोई जगह नहीं है। अखिलेश की सूची में परिवारवाद हावी है। नेता पुत्रों को विशेष तवज्जो दी गई है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि शिवपाल के बेटे आदित्य यादव का नाम लिस्ट से गायब है। अखिलेश का ये दांव कितना सही बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मुलायम सिंह यादव का तीर निशाने पर लग चुका है। भाई से भैयप्पन बना रहे और बेटे के सिर ताज सजे, यही तो चाहते थे नेताजी। और इसीलिए हम कह रहे थे कि ये कहानी बहुत फिल्मी है। लेकिन अब फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और यूपी के चुनावी थिएटर में फिल्म लग चुकी है। जनता इसे कितना पसंद करेगी ये जनता पर छोड़ देते हैं, तो इंतजार कीजिए 11 मार्च 2017 का। राजापाल, ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अखिलेश ने इस पूरी कहानी की स्क्रिप्ट तो लिखी रखी है, लेकिन उसके बाद पहली लिस्ट जारी कर दी है जिसमें समाजवादी पार्टी की उम्मीदवारों की जो नई लिस्ट है, अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। 209 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 56 मुस्लिम और 39 एससी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। मुलायम सिंह ने जो नाम सुझाए थे उनमें से 12 नामों को टिकट नहीं दिया गया है, यानी कि मुलायम सिंह यादव ने जो अपनी तरफ से नाम रखे थे उनमें से 12 लोगों के टिकट
कटे हैं उनको टिकट नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि अखिलेश की लिस्ट में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य का नाम भी शामिल नहीं है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि किन किन लोगों के टिकट काटे गए हैं जो शिवपाल समर्थक रहे या मुलायम सिंह के साथ में लगातार बने रहे। आपको बता दें अखिलेश के बाहुबली अतीक अहमद का टिकट काट दिया गया है। कानपुर कैंट से मुलायम ने अतीक अहमद को पहले टिकट दिया था, अब उनका टिकट कट गया है। शिवपाल यादव के करीबी मैनपाल सिंह का भी टिकट काट दिया गया है। शिवपाल ने मेरठ की सरगना सीट से मैनपाल को पहले टिकट दिया था, उनका भी टिकट काट दिया गया है। आपको बता दें कि बाराबंकी के रामनगर सीट से मुलायम सिंह यादव ने टिकट दिया था, उनका भी टिकट काट दिया है। शिवपाल ने मेरठ से सरगना सीट से टिकट दिया था, बाहुबली अतीक अहमद का भी टिकट कट चुका है। और अखिलेश की लिस्ट में परिवारवाद हावी रहा। अखिलेश की लिस्ट में नेता पुत्रों को विशेष तवज्जो दी गई। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को भी टिकट मिला। रामपुर की स्वार सीट से अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे। नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को भी टिकट मिला। आपको बता दें कि लगातार ये अखिलेश के समर्थन में बने रहे थे, तो इनको कहीं ना कहीं अखिलेश के साथ जुड़े रहने का पूरा फायदा मिला। हरदोई सीट से नितिन अग्रवाल चुनाव लड़ेंगे। बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को भी कैसरगंज से टिकट दिया गया है। और आपको बता दें कि आजम खान को रामपुर से टिकट मिला है और उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम को रामपुर से स्वार से, शिवपाल यादव को जसवंत नगर इटावा से, नितिन अग्रवाल को हरदोई से, नाहिद हसन को कैराना शामली से और अतुल प्रधान सरगना मेरठ से, सुनील चौधरी नोएडा गौतम बुद्ध नगर से। तो ये तो पूरी कहानी जो फिल्मी है, उस फिल्म की कहानी का हमने कुछ अंश आपको बताया है, लेकिन फिल्म का अंत क्या हुआ ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। जनता तय करेगी कि किस तरह से अब इनको उठा के रखना है या उठा के बाहर करना है, क्योंकि जनता का ही सबसे बड़ा इस पूरे कहानी में योगदान रहेगा। हालांकि स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है, अब आगे उतरना है मैदानों में। चुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं। अब एक चीज जो यहां पर फंस रही है वो गठबंधन को लेकर के फंस रही है। इस पूरे विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अजय वर्मा जी मौजूद हैं हमारे साथ, नेता कांग्रेस से। राजकुमार चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, पत्रकार हैं। और शलभमणि त्रिपाठी जी प्रवक्ता यूपी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय शर्मा नेता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी ने तैयारी पूरी की, अखिलेश यादव ने अपना पूरा वर्चस्व ले लिया, समाजवादी पार्टी पे अपना वर्चस्व ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं अपने जो अपने नियम जो सिद्धांत बना करके आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि शिवपाल यादव को हमेशा उन्होंने काटने की कोशिश की। कहीं ना कहीं अगर लड़ाई पूरे उसमें दिखाई दी तो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की दी, लेकिन जैसे ही पहली लिस्ट जारी होती है शिवपाल यादव को टिकट मिल जाता है। हमारे साथ धनंजय शर्मा जी समाजवादी पार्टी से बने हुए हैं। धनंजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि उनका ही विरोध, उनकी वजह से पूरा प्रोग्राम दिखाई दे रहा था, जो पूरी बहस चल रही थी, ड्रामा हुआ, उसमें शिवपाल अलग धड़ा, अखिलेश अलग धड़ा, और सबसे पहले अगर टिकट देने की बात आती तो शिवपाल यादव का नाम आ जाता है। देखिए, नेताजी की बातों का सम्मान किया गया है और नेताजी ने जो लिस्ट दी उसमें शिवपाल जी का भी नाम था और किसी तरीके की कोई लड़ाई नहीं है समाजवादी परिवार में। केवल सिद्धांतों को लेके अखिलेश जी चले हैं कि अपराधियों को प्रदेश से दूर रखना है। उस लड़ाई को लेके आगे चले हैं। उसमें हमारी शिवपाल जी से या किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं थी अखिलेश जी की। तो केवल अतीक अहमद जी का टिकट कटा है, तो एक ही अपराधी समाजवादी पार्टी में थे, इनका टिकट काट दिया, बाकी सबको टिकट दिया है। किसी को नहीं दिया तो उनके बेटे को दे दिया। अतीक अहमद जी ने उस टिकट पर किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं जताई है। उन्होंने
अखिलेश जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और कहा कि अखिलेश जी सेकुलर पार्टी है और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको खिलाफ लड़के और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाना है, वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। जी, अब एक बात और यहाँ पर कि कांग्रेस को लेकर के, गठबंधन को लेकर के बात चल रही थी, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आपने अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट निकाल दी, कांग्रेस अभी तक अपनी लिस्ट नहीं निकाल पाई। कांग्रेस के साथ आपकी कोई बातचीत ही सफल नहीं हो पाई। कांग्रेस को आपने बीच में क्यों लटका रखा है? अब कांग्रेस अब ऊपर की बात है, नेताजी मुख्यमंत्री जी का निर्णय है, ऊपर कांग्रेस के नेताओं का निर्णय है। अब वो निर्णय वो उस पर नहीं कर पाए क्योंकि पहले से बात चल रही थी और फिर अजीत सिंह को लेके जो बात हुई है उसी की वजह से कोई व्यवधान हुआ है, जिसके कारण हम लोग अजीत सिंह जी को तो आपने पहले ही अलग कर दिया था। आपको गद्दी मिली, आपने उनको तो पहले ही अलग कर दिया था अजीत सिंह जी को। आप तो सिर्फ कांग्रेस के भरोसे थे, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार आपकी वजह से वापस लिया। हमारा कांग्रेस से गठबंधन की बात चल रही थी, किसी तरीके की बात उस तरीके की अभी भी चल रही है, चीजें हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से नामांकन की डेटें आ रही थी उस वजह से हमारे प्रत्याशियों को देर हो रही थी और अधिक हमारे विधायक हैं, इसलिए हमको जल्दी निर्णय लेना पड़ा और ये 206 लोगों की लिस्ट तत्काल निकालनी पड़ी। चलिए, अच्छा रहा, आपने कम से कम निर्णय ले लिया। अब इससे कम से कम कांग्रेस को कुछ सबक मिलना चाहिए। अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। अजय जी, क्या वाकई इतनी देश की पुरानी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, और अब ये स्थिति हो गई है कि आप अब इतने निर्भर हो गए हैं कि आपको कोई भाव भी नहीं दे रहा है? अब तो समाजवादी पार्टी आपको भाव नहीं दे रही है। ऐसा नहीं है, विचार हैं। देखिए, एक प्रयास राजनीति में किया जाता है हर स्तर पर। हाईकमान का निर्णय था। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं का, चूँकि काफ़ी समय से हम लोग तैयारी कर रहे थे, आज भी सबका मत ये था कि 403 सीटों पर कांग्रेस को अकेला लड़ना चाहिए, अकेला संघर्ष करके, परिस्थिति कुछ भी रहे, सीट हमारी 1 आए या 100 आए या 200 आए। मुद्दा ये था कि एक बड़ा जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक माहौल इनका आपसी जो बना, प्रोजेक्टेड था या नहीं था या कैसे था, तो समाजवादी पार्टी का अंदर का मामला है। पिता जाने, पुत्र जाने, चाचा जाने, भतीजे जाने। लेकिन कांग्रेस का ये था कि कोई चीज़ बन रही है सांप्रदायिक ताकतों को हराने के खिलाफ उत्तर प्रदेश में, चूँकि कांग्रेस जनता ये चाहती थी कि माहौल जो है, नोटबंदी के बाद से लोग इतने परेशान थे, उससे पहले सांप्रदायिक दंगों से बहुत परेशान थे। आज की तारीख में भी कांग्रेस के लोग ये चाहते थे कि भाई गठबंधन अगर हो तो कार्यकर्ताओं के सम्मान और समझौते से हो। हाईकमान अपना निर्णय ले रहा है। हाईकमान ने कार्यकर्ताओं से कई अलग अलग क्षेत्रों के उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के से बात की और हाईकमान ने कहा कि आपकी राय क्या है। 20 जो वर्तमान 28 विधायक में से 20 विधायक मौजूद हैं, उनसे बात की, उनकी चर्चा करी। क्या ऐसा नहीं है कि कोई निर्णय थोपा जा रहा हो, लेकिन आज जब हालात ये हैं, अगर सम्मानजनक स्टेज कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगी तो कांग्रेस किसी की बंधुआ नहीं है, स्वतंत्र है। निर्णय चाहे जो भी हो, रिजल्ट चाहे 11 मार्च को जो भी आए, और ऐसा नहीं है, कांग्रेस बहुत मजबूती से तैयारी कर रही है। तो फिर और आप लोग उत्तर प्रदेश की जनता बसपा और सपा से उब चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी की तो आपको पता ही है कि पूरे देश में क्या हालात, नोटबंदी के बाद इन्होंने बिजनेस ख़त्म कर दिया, सुरक्षा ख़त्म कर दी, लोग बर्बाद कर दिए, छोटे व्यापारी ख़त्म हो गए, 143 लोग मर गए। तो आज कोई प्रयास अगर चल रहा है हाईकमान की तरफ से, तो उनका निर्णय अगर होगा तो वो मान्य होगा, उसको किया जाएगा। लेकिन बशर्ते आज राज बब्बर जी लौट के अभी दोबारा एयरपोर्ट से गए हैं लखनऊ, दोबारा कोई संभावना व्यक्त होकर कि कोई चीज़ों का फार्मूला तय हो रहा है, जिसमें अजीत सिंह, पीस पार्टी, जनता दल यू, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। बात वही हो रही है कि आप कह रहे हो कि हम सक्षम हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर क्या वजह है कि आपको सपा के पीछे भागना पड़ रहा है? हम पीछे बिल्कुल नहीं भाग रहे हैं। हम लोगों ने बिल्कुल कह दिया गया है, अगर कार्यकर्ताओं के और कांग्रेस के लोगों के सम्मान से अगर खिलवाड़ होगा तो सारे लोगों ने एकजुट होकर कह दिया है कि कोई भी आदमी या कोई भी हमारा बड़ा नेता, ऐसा तो है नहीं कि बड़ा नेता ही जाके हर जगह चुनाव लड़ेगा। चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ाएगा, चुनाव तो 403 सीटों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ेगा, चुनाव तो कांग्रेस के नेता जिसको देंगे वो लड़ेगा। हर जगह ही तो राज बब्बर जी, हर जगह राहुल गांधी जी, हर जगह गुलाम नबी आज़ाद, हर जगह तो नहीं लड़ेंगे। शीला दीक्षित की जहाँ तक बात है, शीला जी ने ये कहा है कि मैं कांग्रेस का
चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कांग्रेस ने किया था, बीजेपी ने कोई कैंडिडेट नहीं किया। और तो उन्होंने कहा कि अगर कोई संभावना, अखिलेश अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार है, अगर कोई संभावना बन रही है तो मुझे कोई गुरेज या परहेज नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि मैं अपना नाम वापस ले रही हूँ। उन्होंने कहा कि यदि कोई परिस्थिति बनती है तो हमें उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने पे कोई परहेज नहीं है। और जब एक मुख्यमंत्री किसी गठबंधन के तहत किसी एक को लेकर चलेंगे तो दो मुख्यमंत्रियों के नाम कभी भी नहीं लड़ सकते, एक के नाम पे ही चलेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं और आखिर तक लड़ने का पूरा प्रयास होगा। और इसका नतीजा जो ये होगा कि कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में, मजबूत वोटों के साथ आगे बढ़ेगी। वो अभी देखेंगे, जब अखिलेश यादव ने अगर मना कर दिया कांग्रेस को, फिर कांग्रेस हाँ, क्या फिर कदम उसके उठाएगी? भविष्य के गर्त तब में क्या देखी छिपा है जाएगी। किसी को नहीं पता। अभी स्थिति ये है कि अभी समाजवादी पार्टी के फैसले पर कांग्रेस टिकी हुई है। इतनी बड़ी पार्टी एक समाजवादी पार्टी के फैसले के पीछे टिकी हुई है। समाजवादी के फैसले पर नहीं टिके हुए हम लोग, एक हमारे हाईकमान के लोग या हमारे बड़े नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, ये लोग एक संभावना को प्रयास देने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई अच्छा स्वरूप कार्यकर्ताओं के हित में, कांग्रेस के हित में, जनता के हित में अगर बनता है तो उसको सहसम्मान बनाया जाए, वरना कोई जरूरत नहीं है, गिर के कांग्रेस कोई समझौता नहीं करेगी। 100 सीटों पर जो भी 100 मिले, 125 मिले, 140 403 में मिले, से 100 मिल रही हैं, उसके बावजूद भी 125 कांग्रेस की मांग थी 150 सीटों की जी। उसके बाद ये तय हुआ कि आप 150 सीटों में राष्ट्रीय ये अजीत सिंह वाला आरएलडी, पीस पार्टी और जेडीयू मिला के सब ले लीजिए, आप अपने तरीके से तय कर लीजिए। अब ये निर्णय करेंगे कितनी सीटों पे क्या है, कैसे जी, होगा। ये आपने बिहार में देखा, बिहार में 42 सीटें, ये निर्णय अब आप नहीं करोगे, बिहार में नहीं, अखिलेश यादव करेंगे। बिहार में 42 सीटें हमको दी गई। राजकुमार चौधरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ बिहार में सबसे ज्यादा बड़ा पत्रकार हमारे साथ, लालू राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े और हुए हैं। नीतीश जी की पार्टी को भी उतनी वोटें नहीं मिली जितनी कांग्रेस को 42 में से 28 सीट जीत के मिली। जी जी, 100 सीटें आपको मिली हैं, 400 में 403 में कंफर्म से नहीं है। अभी कंफर्म भी नहीं है, वो भी कंफर्म नहीं है, यानी कि 90 भी हो सकती है, वो 125 भी हो सकती हैं और न्यायों की समझौता हो ही ना। वो अखिलेश जी ने अपनी पहली लिस्ट तो जारी कर दी है, अब वो एक तो लिस्ट और जारी कर देंगे, उसके बाद बचेगा क्या? कोई नहीं बचेगा। तो कांग्रेस के लोग तो पूरी तैयारी से राजकुमार जी, बाजार में मौजूद है, पार्टी के मैदान में क्या मौजूद लगता है और है अपने कि साधनों से लड़ने के लिए तैयार है। इस तरह से कांग्रेस बेबस सी नजर आ रही है समाजवादी पार्टी के सामने। क्या ये गठबंधन का आगे क्या स्थिति बनकर आएगी सामने? दिनेश जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। मेरा मत ये है, जो मैं विश्लेषण करता हूँ, जो मेरा सोचने का तरीका है, कांग्रेस का इस समय कार्यकर्ता डिमोलाइज है पूरी तरीके से। उन्हें खुद पता नहीं है कि वो कहाँ लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। कैंडिडेट आपके पास है नहीं। समाजवादी पार्टी के साथ आपके गठबंधन की बातचीत चल रही थी। गठबंधन होता है एक बराबरी पे, एक मित्रता बराबरी पे होती है। आज जिस तरीके से 24 तारीख हो गई है, 24 तारीख को लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, यहाँ पे पहले चरण के जो उसमें वो होना है। अब कैंडिडेट ही पता नहीं है बहुत सारी सीटों पे। समाजवादी पार्टी ने जो अपनी लिस्ट जारी की है उसमें से उन सीटों पे भी अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं जिस पे कांग्रेस दावा कर रही थी जी। अब कांग्रेस के वर्कर क्या समझेंगे? आज अगर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो टिकटार्थी हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो घोषित प्रत्याशी हैं, अगर उस सीट से हटते हैं और कल को वहाँ पे कांग्रेस का प्रत्याशी आता है तो वो काम नहीं करेंगे, जो मैं समझता हूँ। मेरा मानना ये है। तो ये जो चीज़ है, ये धीरे धीरे गुटबाजी फैल रही है और इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। तो वो स्थिति ऐसी उत्तराखंड में बन रही है कि कांग्रेस की जो अब बीजेपी से कुछ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, उनको टिकट मिल गई है। जो कांग्रेस में लगातार 5 साल से, 7 साल से, 8 साल से, 10 साल से कार्यकर्ता लगातार काम कर रहा है, उनको टिकट नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के विवाद निकलकर सामने आ जाते हैं जब एक दो पार्टियां एक हो जाती हैं। और एक इतनी बड़ी पार्टी, जो इतनी पुरानी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को कहा जाता है, और वो कांग्रेस पार्टी सिर्फ 100 सीटों पर समझौता करके अपने आप को और सुरक्षित महसूस कह रहे हैं कि हम बड़े मजबूत हो रहे हैं। हमारे साथ धनंजय जी बने हुए हैं। धनंजय जी, अब क्या इस आगे की आपकी प्लानिंग रहेगी? किस तरह से चुनावों में जाना है? चुनाव में हम, अखिलेश जी ने काम किया है और हमारा काम बोलता है, और काम जो है पूरे उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने देखा है कि पहली बार इतना मुख्यमंत्री ने जितना काम किया है किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। और जितनी हर जगह पर लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो, कैंसर हॉस्पिटल हो, मेट्रो हो,
और विधवा पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, और जो जितने रोजगारों का सृजन हुआ है, ये पहली बार इस तरीके से काम हुआ है और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ प्रगति कर रहा है, उत्तम प्रदेश बन रहा है। और 2017 में पुनः सरकार बनाकर फिर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर जो वादे हैं और पूरे किए जाएंगे। आप अपना दावा कर रहे हो, लेकिन बसपा भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस को तो आप साथ में लेके चल रहे हो या नहीं चल रहे हो ये तय नहीं हुआ। तो लेकिन धनंजय जी, आपको कुछ देर के लिए मैं रोकना चाहूंगा। यहाँ पर दर्शकों को हम दिखाना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की। उन्होंने इस चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। हमारे साथ बात करने के मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य साहब। मौर्य साहब, आप लोग इनके साथ गठबंधन कर रहे हैं भारतीय समाज पार्टी के साथ, कितने सीटों पर बातचीत हो रही है? जो बातें हो रही हैं बड़ी संतोषजनक वार्ता हो रही है और सीटों को लेकर के डिस्कस हुआ है। उसकी सूचना नंबर की आपको जल्दी दे देंगे और सीटों के बारे में भी जल्दी बता देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन है और मजबूती के साथ है और पूरी ताकत के साथ है और एक एक वोट दोनों दलों का एक दूसरे के प्रत्याशियों के लिए ट्रांसफ़र होगा और हम लोग 300 से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। आपने देखा होगा कि कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन सपा ने कई ऐसे सीटें अपने प्रत्याशी उतार दी जहां कांग्रेस सीटिंग विधायक थे। क्या लगता है गठबंधन होगा इससे? भाजपा के गठबंधन से डरे हुए हैं सपा बसपा वाले, कांग्रेस वाले, और वो गठबंधन करें ना करें उससे मेरी कोई मुझे चिंता नहीं। वो करके तीनों सब एक साथ लड़ लेंगे, तब भी भाजपा इतनी मजबूत गठबंधन के साथ है कि हम 300 से ज़्यादा 50% से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी के साथ, बाकी वो बंटवारा कर लें। एक आखिरी सवाल ये है कि शिवपाल यादव को अखिलेश ने अपने लिस्ट में जगह दी है, क्या कहेंगे इस पर आप? अखिलेश यादव जी के ड्रामे का पर्दाफाश हो गया है। उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है कि इन्होंने जनता का ध्यान बटाने के लिए किस प्रकार से नाटक रचा। कोई काम नहीं किया पिछले 6 महीने से, पूरा मीडिया का भी खूब बढ़िया दुरुपयोग किया उन लोगों ने, और एक तरह से कह लीजिए कि इस घटना से अगर वो शायद 50 सीट जीत पाते तो अब 25 से भी नीचे आ जाएंगे। मैं सचिन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो लगातार चुनाव को लेकर के तैयारियां सभी दलों की हैं। अब वाद विवाद और जिस तरह से बयानबाजी है लगातार जारी है। हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे कि कुछ और राजनेताओं ने क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं चुनाव के इस मौसम में। चलो। ब्रेक के बाद स्वागत है और आपको इस पूरी कहानी को लेकर के एक और बयान सुनाते हैं किरणमय नंदा का, समाजवादी पार्टी की नेता हैं। आइए सुनते हैं। जारी हुआ, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का सिग्नेचर से ये लिस्ट जारी हुआ। ये जो लिस्ट जारी हुआ 191 सीट का है, 209 सीट है, इसके 191 सीट जारी हो चुका। तो गठबंधन का दर्जा बंद नहीं होगा। गठबंधन जो होगा आधार को पर होगा। जो 1982 में जो सीट है, 2012 में जो चुनाव हुआ था, इसमें कांग्रेस को ज्यादा वोट मिला था 54 सीट का ऊपर। गठबंधन का जो बात होगा, ये 54 छोड़ के बाकी 25, 30, 40 सीट कांग्रेस को मिलेगा। तो कांग्रेस को बात करना चाहिए, एक रीजनेबल बात करना चाहिए। हम लोग गठबंधन का पक्ष में है, कांग्रेस को भी गठबंधन करना चाहिए भाजपा को हराने के लिए। तो कुल बात यहाँ पर जो चल रही है कि भाजपा को हराने की कोशिश की जाए, कैसे भी की जाए, गठबंधन किया जाए, कांग्रेस के साथ भी किया जाए, अन्य दल और भी कोई छोटे मोटे दल आते हैं उनको भी साथ में लिया जाए, लेकिन विजय कैसे भी करके हासिल करनी है, ये बड़ा मुद्दा है। अब हम पूरे विषय पर बात कर रहे थे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनंजय शर्मा, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे एक सवाल पूछना था शर्मा जी कि अखिलेश यादव, जैसा कहा गया कि नई विचारधारा से आगे बढ़ेंगे, वही परिवारवाद फिर दिखाई दे रहा है। आपने परिवार के लोगों को ही फिर टिकट बांट दिया, नेताओं के जो पुराने नेता थे उनके बच्चों को टिकट बांट दिया। किसी
किसी ये विचारधारा आप किसी नए आदमी को कोई टिकट नहीं बांटा गया है। देखिए, ये वो पुराने लोग हैं। नितिन अग्रवाल जो है हमारे मंत्री रहे हैं और पुराने विधायक हैं। शिवपाल जी पुराने कई बार के विधायक हैं जी। इसलिए, और परिवारवाद का कोई मतलब नहीं है। परिवारवाद जो काम कर रहा है, समाजवादी पार्टी विचारधारा पर चल रही है और जो समाजवाद को फैलाने का काम कर रहा है और अखिलेश यादव जी के विकास के रथ को बढ़ाने का काम कर रहा है, उसको परिवार राष्ट्रीय अच्छा अध्यक्ष जी ने शर्मा जी, परिवारवाद में भी टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने बड़ा फायदा देखा है कि शिवपाल यादव के बेटे को टिकट नहीं दिया और आजम खान जी के बेटे को टिकट दे दिया, बेनी प्रसाद जी के बेटे जी को टिकट दे दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है कि वो किसको उचित समझते हैं टिकट देते हैं, किसको नहीं देते हैं। ये हम लोग का विषय नहीं है और जिसको वो उचित समझते हैं उनको देंगे। और आदित्य जी के पास राज्य मंत्री हैं, वो पीसीएफ के चेयरमैन हैं, इसलिए जो काम उनको सौंपा गया है सहकारिता का, वो अपना काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से परिवारवाद और इन चीजों को लेकर के दूर भाग रहे थे, वो ही अब सपा पर दोबारा से हावी होने जा रही हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता यूपी से सलभ मणि त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर के तैयारी में है, बसपा भी तैयारी में है, अब आपकी क्या प्लानिंग है, कैसे निपटेंगे इनसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के आधार पर जनता के बीच जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह का काम कर रहे हैं और जो उनके विचार है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या कोई भी किस तरह का गठबंधन करता है, हमें उसकी परवाह नहीं है। लेकिन एक बात जरूर मैं ये पूछना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के से पूछना चाहूंगा, 2012 में जब समाजवादी पार्टी विपक्ष की पार्टी थी, उनके पास 12-13 करोड़ रुपए का क्रांति रथ भी नहीं था, वो समय भी नहीं थे। इस वक्त वो अकेले चुनाव लड़े। 5 साल की सरकार चलाने के बाद गठबंधन का ख्याल क्यों आ रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं साफ है कि जो कुछ भी सियासी ड्रामा हुआ है, पारिवारिक ड्रामा हुआ है, उनको उसके बावजूद ये इस बात का यकीन नहीं है कि वो चुनाव में कुछ कामयाबी हासिल करने जा रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस जैसी पार्टी को देख के तरस आता है, एक राष्ट्रीय पार्टी, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के दरवाजे पे वो गिड़गिड़ा रहे हैं, जाके कलप रहे हैं कि उनको सीटें दे दी जाए, ये देखकर बहुत अजीब लगता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी समाजवादी पार्टी के दरवाजे पर जाके गिड़गिड़ा रही है। इनके जो मैनेजर थे, शो कॉल्ड मैनेजर है पीके, वो पिछले दिनों लखनऊ आए थे और अखिलेश यादव से मिलने के लिए बहुत घंटों तक इंतजार करते रहे और अखिलेश यादव उनसे मिले तक नहीं। बाद में जब बहुत ऊपर के स्तर पे बात हुई तब जाकर उनकी मुलाकात हो पाई। तो ये हालत कांग्रेस पार्टी की है, ये हालत समाजवादी पार्टी की है। धनंजय जी, किसने आपको कह दिया सलभ मणि जी कौन गठबंधन कि आपको गलत ख्याल है? 40 सीटों पे आप उत्तर प्रदेश में थे और 40 से ज्यादा 50 तक भी नहीं पहुंच पाने के हैं आप। और किसने कह दिया सबसे बड़ी बात यह है कि सलभ मणि त्रिपाठी जी को इस बात का संज्ञान रहना चाहिए गठबंधन की राजनीति, आज भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की राजनीति से भारत सरकार में है। सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए अगर गठबंधन का दौर होता है, भारत सरकार में कहीं कोई भी गठबंधन नहीं है। की, और इनसे पूछ लिया जाए कि 2.5 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी जो आपने कौन तोड़वाया से है, विकास के जो काम लाइनों को में लेकर लगाया जा रही है, है। जो वो 99% वैचारिक की जनता गठबंधन का है। दर्द हमारे दिलों लोग में कौन सी बांधा बात है, वैचारिक बताएंगे? गठबंधन है, हमारे स्वाभाविक सहयोगी है। हम इस तरीके से स्वार्थों का गठबंधन नहीं करते कि आज कांग्रेस कह रही है कि हमें 100 सीट चाहिए और समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमें 100 सीट नहीं देंगे। ये स्वार्थों का गठबंधन करते हैं, वैचारिक गठबंधन करते हैं। बोल रही है केवल अखिलेश यादव ने काम किया है। आज 2.5 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर पाई है और वो क्या लेके जाएगी? कि आप 2017 में जिस समाजवादी पार्टी ने 2012 में कोई गठबंधन नहीं किया, त्रिपाठी जी, समाजवादी और पार्टी जो को नोटबंदी की है इन्होंने, जो गरीबों को सताया है, आपको डायरेक्ट पार्टी का लोगों को आप सबका सफाया कर लाइन में दिया। लगवाया है। बहुत साल शासन इसमें किया है, लोग हमें पूरे कोई त्रस्त दिक्कत नहीं है हैं इस और राष्ट्र इनको में। आने लेकिन वाले हम चुनाव में सिद्धांतों से वो समझौता अपना नहीं दिखा करेंगे। देंगे। अगर उन्होंने अगर कितना इसी सताया है लोगों इसी ने, तरह की आज बहस लोगों की इसी तरह की बहस करनी है, इसी तरह की बहस करनी है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आएगा। राजकुमार जी, ये चीजें होती हैं कि अगर किसी मुद्दे को लेके बैठ जाओ तो वही पुराना सिस्टम, अपना आरोप प्रत्यारोप, आपने ये किया, आपने नहीं कायदे की बात सलभ मणि जी कह रहे हैं, झूठ बोलना, मोदी जी की तरह नकली बातें, जैसे कलई जब उतरी इनकी 2.5 साल में पूरे देश की, कम से कम सत्यता तो बात करें। क्या जाएगा जनता के बीच में? कोई काम नहीं किया।
अरे धनंजय जी, अगर आपने काम किया है, आपको अपने विश्वास पे भरोसा है, तो आप क्यों फिर गठबंधन कर रहे हो? तो हम 300 से ज्यादा सीट जीतने के लिए अभी 224 या 236 अपने विश्वास हम तो अपने विश्वास के साथ जा रहे हैं। हम अपना काम है और काम होता है, जनता हमें वोट देगी। सरकार चला चुके हैं, गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? लोकसभा के चुनावों में क्या आपने सनम जी आप बताएं गठबंधन नहीं करा था मोदी जी ने? आपके अखिलेश यादव से जी गठबंधन नहीं कर रहे हैं। अगर अपने को भरोसा है तो आके लड़के देख लीजिए। 2014 में जनता ने समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पर और बहुजन समाज पार्टी का सफाया कर दिया था। राहुल गांधी बड़ी मुश्किल से जीते थे। आज उन राहुल गांधी के गढ़ में भी समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार खड़े कर दिए, तो किस मुंह से जा रहे हैं वहां पे गिरडाने के लिए? अगर दमे तो अकेले लड़के देख लीजिए। आपको इस बात का डर है, तभी तो समाजवादी पार्टी दरवाजे पे जाकर त्रिपाठी जी, इस पर आडवाणी जी गिड़गिड़ाते हैं, शांता कुमार गिड़गिड़ाते हैं, आर.के. सिंह गिड़गिड़ाते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा गिड़गिड़ाते हैं, उनका सुना नहीं जाता है। अजय जी, हमारे लोग कहीं नहीं गिड़गिड़ाते। अजय जी, कार्यकर्ताओं के सम्मान में अगर समझौता होगा तो गठबंधन होगा, यानी कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ेगी। वो तो आपका कार्यकर्ता जान रहा है, आपका कार्यकर्ता बोल रहा है, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, अलग अलग तरह की भाषा आ रही है। 27 साल अजय जी, आपको एक जनता के पास हाईकमान 27 साल कांग्रेस के नेता यहाँ पर राज बब्बर जी ने भी कुछ प्रतिक्रिया दी है। राज बब्बर जी ने कुछ प्रतिक्रिया दी है, सबसे पहले उसको सुनते हैं। पार्टी की बुनियाद होती है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता होगा तो हमारे सब बंधन होंगे, और हम लोग सब हमारी पार्टी, हमारे लोग तमाम चीजों को देखते हुए अगला फैसला जो भी होगा, जैसा आप कह रहे हैं, जहां तक मुझे लगता है गठबंधन के जहां तक सवाल है उसके लिए चर्चा चल रही है, और मेरा ख्याल से इसमें कोई रुकावट नहीं आई अभी तक। नहीं, राष्ट्रीय लोकदल का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी एक जगह है, अब उसमें बातचीत में कोई ऐसी रुकावट नहीं। सबसे पहले तो सभी मेहमानों से ये एक चीज कहना चाहेंगे कि अगर किसी चीज पे सकारात्मक बहस हो पा रही है तो बहस करना ठीक रहता है, लेकिन एक दूसरे पर ऐसे चढ़ जाना, किसी की बात किसी को समझ में ही नहीं आए तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। राजकुमार जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि अखिलेश यादव ने जो विकास किए हैं, जो काम किया है, उसको लेकर के चुनावों में उतर रही है। क्या लग रहा है आपको कि किस तरह के विकासों के लेकर के, एजेंडों को लेकर के ये चुनाव में आएंगे, और क्या आगे स्थिति बन सकती है, और गठबंधन से क्या फायदा मिल जाएगा? दिनेश जी देखो, थोड़ा सा हमें ना अगर चीज़ों को समझना है तो थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा जी। ये बेसिकली मैं जो समझता हूँ, ये 2019 का सेमीफाइनल है उत्तर प्रदेश जी। उत्तर प्रदेश का चुनाव। अभी बिहार में चुनाव हुए हैं पिछले साल, उसमें महागठबंधन बना। जब महागठबंधन बना तो उसमें 40 मौजूदा विधायकों के टिकट जदयू ने काटे लोगों को मैनेज करने के लिए, क्योंकि जब हम गठबंधन कहीं बनाते हैं तो हमें सारी चीज़ों को समझना होता है और उसमें त्याग की भावना होनी चाहिए जी। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, हॉट चुनाव हैं, नोटबंदी का मसला था, सर्जिकल स्ट्राइक का मसला था। आज वो राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो बिल्कुल गौण हो गए हैं पूरी तरीके से, जो मैं समझता हूँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी 7 चरणों में चुनाव होने, पहले चरण के चुनाव का नामांकन शुरू हो गया है, टिकट फाइनल नहीं है, तो क्या उससे क्या आप अनुमान लगाते हैं? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र को चलाने के लिए एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम बना हुआ है, पार्टी को चलाने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कैसा नेतृत्व देंगे, कल आपकी सरकार आएगी नहीं आएगी। आप कह रहे हैं कि 300 जीतेंगे, आप कह रहे हैं 400 जीतेंगे। अरे वोट पड़ेगी, मतदाता वोट देगा, उसके बाद कहीं काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद पता लगेगा कि कितनी सीटें आई कितनी नहीं आई। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको भैया 300 सीट अगर आपको जीतनी है तो आप शपथ पत्र ले लीजिए। वही कुल मिला के चीजों को सारी चीजों को मैं अजय जी मैं मेरी बात को पूरी कर ले लीजिए। मैं क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, दरअसल ऐसा है कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ। मैं जो बात करूं मैं वही बात कर रहा हूं। मैं आपकी बात राजकुमार जी, अखिलेश यादव के विकास के पैमाने क्या हैं? देखो, अखिलेश यादव ने विकास किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पिछले 5 साल में 4.5 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लास्ट के 2 महीने में आप चीज़ों को उठापटक करते हैं, आपके एक घर का सांग चलता है, उस सांग में आप अपने पिता को किनारे करते हैं, आप अपने पिता को किनारे करके पार्टी पे आप काबिज हो जाते हैं, चाहे भले ही आपकी वो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। चुनाव आयोग का फैसला है, उसको मैं चैलेंज नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक सिस्टम है, वो ऑटोनॉमस बॉडी है, उसने जो फैसला दिया है, चीज़ों को जिस तरीके से पूरा ड्रामलाइज किया गया वो सबके सामने है, सारी चीज़ें हैं।
जनता जानती है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज 2 मिनट में चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं कुछ पता नहीं है। आज कल चाचा के हाथ से भतीजा माइक छीन रहा था, भतीजे के हाथ से चाचा माइक छीन रहा था। कल आप अपराधियों की पैरोकारी नहीं कर रहे थे, आज आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को टिकट दे दिए हैं। तो कैसे आप फेस करोगे? आपका वर्कर डिमोलाइज है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पहले चरण में जो चुनाव होगा, जो मतदान होगा, वहाँ से हवा बनेगी और वही हवा लास्ट तक जाएगी, जो मैं समझता हूँ। आज पहले चरण के चुनाव के लिए 24 तारीख को अंतिम तिथि है पर्चा दाखिल करने की जी। कैंडिडेट फाइनल नहीं है। वो क्या तो कैंडिडेट जाके बताएंगे। अब समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल मन बना लिया है कि यदि हमारी शर्तों पर कांग्रेस को गठबंधन करना है, हमारी शर्तों पर राष्ट्रीय लोकदल को आना है तो आए, और नहीं तो हम तो तैयार हैं पूरी तरीके बिल्कुल से। बिल्कुल। लेकिन समाजवादी पार्टी में भी आपस में, मैं दिनेश जी आपको बताऊँ थोड़ा सा, कि जिन लोगों को आपने पहले कैंडिडेट बनाया हुआ था, जिस दिन आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसी दिन आपको उन्हें हटा देना चाहिए था। आज आप उन्हें हटा रहे हैं, 2-2 लोग पर्चे खरीद लाए हैं। हर आदमी अपनी, हर कार्यकर्ता अपनी एक इमेज रखता है, अपनी एक थोड़ी सी इज्जत रखता है, क्योंकि उसी के लिए आदमी समय से अगर समय दे रहा है तो वो चीज़ें हैं। अब 8-8, 10-10 महीने से लोग लगे हुए हैं, नए लोग आ गए हैं, गुटबाजी होगी। मैं नहीं समझता कि इसका कोई बेनिफिट आने वाले समय में होगा। तो अब कांग्रेस की क्या व्यवस्था बन रही है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव पूरी पहले से ही तैयारी में थे, जैसे लड़ाई पहले से चल रही थी ना इस चुनाव आयोग को मुद्दे को लेकर के भी, तो अखिलेश तो कम से कम यहाँ पे भी तैयार लग रहे थे कि वो अपनी नई पार्टी भी बनाकर अपने प्रत्याशियों को उतार देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी व्यवस्था पूरी थी। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब खल रही है समाजवादी पार्टी को। बेसिकली मुझे लगता है कि अखिलेश यादव और उनके चाचा और उनकी पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके रणनीतिकार हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को हमने अपने फेवर में ले लिया है, उसी तरीके से हम अपना उत्तर प्रदेश के जनता को भी अपनी तरफ मोड़ लेंगे। लेकिन जनता जनार्दन है आज की डेट में। आप देखिए मायावती कहाँ स्मारक बना रही थी, आज वो मंच से कह रही हैं कि आऊँगी तो स्मारक नहीं बनाऊँगी। आप देखिए ना चीज़ें, क्योंकि आज जो आचार संहिता जब से लागू हुई है तब से नेताओं की जो भाषा है वो बदल गई है। बिल्कुल, उनका काम करने का तरीका तो पता नहीं, लेकिन उनकी भाषा जो बदल गई है, उनकी शब्दावली जो है, उस शब्दावली में एक गिड़गिड़ाहट आ गई है। तो अब आने वाले समय में देखो, ये तो जनता तय करेगी, पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का ड्रामा उत्तर प्रदेश में चल रहा है वो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, जनता के लिए ठीक नहीं। सलाम मनी जी, एक चीज़ कि समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी की, आजम खान का नाम उसमें दे दिया, उनके बेटे का नाम दे दिया, कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों को साधने की पूरी कोशिश यहाँ पर दिखाई दी। बसपा भी लगातार कोशिश कर रही है। अब आपकी मुस्लिम वोटों को लेकर के क्या स्थिति दिखाई दे रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं कटेंगे, बसपा काटेगी। समाजवादी पार्टी ने अपना पहले से ही तय कर लिया है कि 100% होगा। जिस तरह से ये पूरा स्क्रिप्टेड प्लान था कि इस पूरे जो मामले को सुलझाने का काम आजम खान साहब करेंगे, तो जनता में संदेश जाएगा कि आजम खान ने पार्टी को बचाया है। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब चुनाव आता है तो हम जाति और मजहब के नाम पर चुनाव की रणनीति तैयार करते हैं, और ये तमाम जो दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ये बार बार, आप सुप्रीम कोर्ट का देखिए भी फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि चुनाव में आप इस तरह की चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ये होना भी नहीं चाहिए। जाति और धर्म के नाम पर कोई चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट तौर पे मानना है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सियासत हो रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, जिस तरीके से जाति के आधार पर उन्होंने राजनीति की है, जिस तरीके से मजहब के आधार पर उन्होंने राजनीति की है, उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि इन दोनों पार्टियों में या तो गुंडा राज रहा है, या तो भ्रष्टाचार रहा है, या फिर दोनों ही रहा है। गुंडा राज भी रहा है, भ्रष्टाचार भी रहा है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आप देखिए तो भ्रष्टाचार के मामले में भी नंबर 1 पे रही है। 3 अधिकारी मार दिए गए, जेल के अंदर तक हत्याएं हुई। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, तो आप कैसे इस बात को भूल सकते हैं कि बुलंदशहर में गैंगरेप हुआ, हाईवे पर मां बेटी के साथ, मां बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, यहां पर दंगे हुए, सरकार में लगातार गुंडागर्दी की वारदातें हुई, लोगों की जमीनें कब्जा की गई। ये मुद्दे होने चाहिए। लेकिन त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि अखिलेश यादव ने विकास किया है। आप अखिलेश यादव के विकास की दावों की पोल कैसे खोलेंगे, कैसे उनकी विकासवाद की हवा निकालेंगे? इनको ये बताना पड़ रहा है कि कौन सी जात
भाषण करवा रहे थे, उनकी सीढ़ियां चल रही थी। पर भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर ये मानती है कि वो अपने कामों के आधार पर जाएगी, अपने विकास योजनाओं के आधार पर इनका धार्मिक तरीके हमारे से झगड़ा प्रधानमंत्री श्री कराओ नरेंद्र मोदी जी और ने जो काम किया है जनता उसको सराह रही है। और यही वजह है कि भगदड़ की स्थिति है। आज कांग्रेस जैसी पार्टी समाजवादी पार्टी के दरवाजे धनंजय पे शर्मा जी, शर्मा जी, आप कह रहे हो धार्मिक भावनाएं पहुंचा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने जैसे ही अखिलेश यादव को गद्दी मिली, सीधा मुसलमान वोट पर लेकर के आ गए। वो कह रहे हैं मुसलमान भाई मेरे हैं, मुसलमानों ने मेरा सहयोग किया है, मैं राम मंदिर में गोली चलवाई, वहां पे अयोध्या में मैंने गोली चलवाई थी सैनिकों पर। यही चरित्र इनका, ये चरित्र इनका। ये धार्मिक की बात करते हैं, आप कैसे दोगुली बात करते हैं? आप सांप्रदायिक की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, मंदिर की राजनीति करते हैं। जब आपके चुनाव आते हैं मंदिर मुद्दा आ जाता है, और जब चुनाव चले जाते हैं तो मंदिर खत्म हो जाता है। क्या आप झूठ बोल रहे हैं? कैराना भूल गए आप, शामली भूल गए आप, मुजफ्फरनगर भूल गए आप। ये दंगों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है हिंदुस्तान में, और उसी के दम पर ये हिंदू मुस्लिम फसाद कराकर उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब कराकर उसी माहौल को राम मंदिर को बुलाने का प्रयास जो सालों सालों से चला आ रहा है। आप कह रहे हैं आपकी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, कितने दिन झूठे व्यवहार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं मंच पर बैठकर, चैनल पर बैठकर। लेकिन यहाँ पर भाई भाई लग रहा है गलत दिशा में पूरा गिरफ्तारी हुई है। और आपका काम केवल उत्तर प्रदेश में दंगे फसाद कराना है, आपका काम मंदिर मस्जिद को बनाना है, आपका काम कहराना मुजफ्फरनगर मुस्लिम हिंदू को कराना है। और आप बातें करते हैं कि गिरफ्तारी रही है, समझौता कर रही है। अजय जी, इस विषय पर अब बात नहीं करते हैं। इस विषय पर किसी भी दल को समर्थन देगी, समझौता करेगी, हम करने के लिए तैयार हैं। जी, आपकी स्थिति लग रही है आप पीछे फिर रहे हो, आपको भाव नहीं दे रही है समाजवादी पार्टी। हम पीछे अजय जी, सम्मान से होगा, हम करेंगे। अजय जी, और कांग्रेस 403 सीटों पर मजबूती के साथ अकेली लड़ेगी। बिल्कुल लड़ेगी। स्थिति दिख रही है कांग्रेस की। राज बब्बर साहब वापस लौट गए, दिल्ली आ रहे थे। परिचर्चा राजनीति में बिल्कुल हर संभावना रहती है। बिल्कुल। मोदी जी ने 16 पार्टियों से गठबंधन नहीं करके राष्ट्रीय लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था क्या? अनुप्रिया पटेल उसमें थी, देश की सारी पार्टियों के लोग उसमें थे क्या? ये कौन से अकेले लड़े थे? बताएं सलम मणि जी। जी बिल्कुल। त्रिपाठी जी, एक अब पॉइंट की बात करते हैं कि अखिलेश यादव की विकासवाद की आप हवा कैसे निकालोगे? क्या एजेंडा है आपके पास? अखिलेश यादव कह रहे हैं उन्होंने विकास किया है, विकास को लेकर के आगे बढ़ेंगे, विकासवाद को लेकर के आप क्या करेंगे? किस तरह से आप उनके हवा निकाल सकते हैं इस विकासवाद को लेकर के? दिल्ली में, कश्मीर में आपकी हैसियत और आपकी स्थिति आपको पता लग गई थी, और इन 5 स्टेटों में भी आपको आपकी हैसियत और स्थिति जनता 11 तारीख को बता देगी। हम कुछ नहीं कह रहे। जी त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, आप सुन पा रहे हैं? जी राजकुमार जी, क्या बात कहीं से शुरू करते हैं, कहीं पे जाके खत्म हो जाती है। वाकई विकासवाद को लेकर के अखिलेश यादव किस तरह से अब और पार्टियां टिक पाएंगी? यानी कि बसपा भी है, अकेली बीजेपी को नहीं कह सकते, बसपा भी टक्कर में है, पार्टी है, पुरानी पार्टी है, और उत्तर प्रदेश में पहले सत्ता सीन में रह चुकी है, उसका भी अच्छा खासा वोट बैंक है उसके पास। दरअसल दिनेश जी, जो मैं समझता हूँ, जी, बहुजन समाज पार्टी के पास अपना एक कैडर वोट है। जी, मंच पे बैठ के, चैनल पे बैठ के ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हमको और आपको तो कम से कम सम्मान करना चाहिए। बाकी लोग तो करते हैं, नहीं करते, वो एक अलग बातें हैं। लेकिन कुल मिला के जब टिकटों का वितरण जो भी पार्टी कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं जातिवाद के आधार पर कर रही हैं। समाजवादी पार्टी ने विकास के नाम पे टिकट दिए हैं, या जो भी कैंडिडेट हैं उनके किस आधार पर उनको दिए हैं, क्या उनका पैरामीटर है? सबसे बड़ी बात में जो सवाल ये जो इतना बड़ा जो उठ रहा है मसला, कि आप बहुत गंभीरता से इस चीज़ को लेना चाहिए। पता नहीं कैसे पॉलिटिकल लोग कैसे ले रहे हैं, और निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं अखिलेश यादव। अब ये तो वो जाना, उनकी पार्टी का अपना मसला है, उनका राजनीति करने का अपना तरीका है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी, अखिलेश यादव के विकास के दावों की किस तरह से हवा निकालेंगे आप? क्योंकि अखिलेश यादव का कहना है, समाजवादी पार्टी का कहना है, उन्होंने जबरदस्त विकास किया है और जनता उन्हें चुनेगी। देखिए, जो विकास की बात कर रहे हैं उनसे ये पूछिए कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां कितने रुपए में बांटी गई, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का पैमाना कहां तक पहुंचा, यादव सिंह जैसे घोटालेबाज को बचाने के लिए
उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक क्यों गई? खनन माफियाओं को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक क्यों गई? एक भर्ती आयोग के चेयरमैन को जो भ्रष्ट था उसको बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को बचाने को बीजेपी क्यों बचा रही है? खनन माफियाओं की बात करते हैं पार्टी के प्रवक्ता से यह भी पूछ लीजिए कि जब नोटबंदी राजनाथ सिंह जी तो की संलिप्तता यादव साहब में आती है, उसे कौन बुला रहा है? मोदी जी ने 2.5 साल में 2 करोड़ नौकरियों का वादा करा था, कितनी नौकरी दे दी इन्होंने? दूसरों पे आरोप लगाना बहुत आसान काम है, आंकड़ों की बात करिए। और हो गई है अजय जी, निःशुल्क दी गई है और किसी तरीके का अगर आरोप है तो आरोप लगाए जाएं, लिखा पड़ेगा। और ऐसा शर्मा जी पहले सुन तो लो। कश्मीरी झंडा फहराया जाता है और मोदी जी ने वादा करा था एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे, दाऊद को पकड़ के लाएंगे, काला धन लाएंगे, रोजगार देंगे, महिलाओं की गारंटी देंगे। आप सब चीजों पर तो फेलियर है और विषय बदलने के लिए नोटबंदी जैसा तानाशाही का कानून, तानाशाही तो मुसोलिनी और हिटलर भी रहे हैं, उनका क्या हश्र हुआ पूरा देश जानता है। आज मुझे बता दीजिए पूरे संसार में कौन सा देश कैशलेस हो गया है जो आप कैशलेस की बात करते हैं? इंडिया कैशलेस हो जाएगा? कहां नोटबंदी हुई है? कहां नोटबंदी सफल हुई है? आज भी लोग लाइन में लग रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपना पैसा आप नहीं निकल पा रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, लोग मर रहे हैं। अजय जी मुद्दे से नहीं भटक रहे, मुद्दे से वो भटक तो रहे हैं। पहले उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। आपको भी बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सब पर फेल है। कांग्रेस की योजनाओं का नाम बदल कर रेलवे की हालत देख लीजिए, क्या बुरी हालत हो गई है। उसी उसको ही करते हैं। अब आप लोगों की अगर ये बहस खत्म हो गई हो, मुद्दे से मत भटकिए। देखिए आप जवाब पहले उनकी पूरी बात सुनिए, फिर जवाब दीजिए। एक एक करके सब बात सुनेंगे तब किसी की समझ में भी आएगा। अब आप भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, तो किसी की समझ में नहीं आएगा। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है, ऐसा नहीं है, जिम्मेदार आदमी है, लेकिन कम से कम वो जिम्मेदारी की बात तो करें, झूठ तो ना बोले राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर। जी दूसरों से बात करते हैं कि कितनी नौकरी दी, अपनी तो बता दीजिए कितनी नौकरी की घोषणा की और कितनी। वर्मा जी हमारी जब बारी आएगी तो हम जरूर बताएंगे, लेकिन अभी 5 साल की सरकार आपने चलाई है। 2.5 साल में आपने कितने रोजगार दिए युवकों को, नौजवानों से पूछिए, बेरोजगारों से पूछिए। उत्तर प्रदेश में पीएचडी करने वाला लड़का जो है वो नाली की सफाई कर रहा है। अजय जी सुन तो लीजिए, करना चाहिए कि उत्तर पीएचडी जिस बच्चे ने की है उससे नाली सफाई कराई जा रही है। चपरासी का वारंट निकला तो पीएचडी और डॉक्टरी किए हुए लोगों ने नौकरी का चपरासी बनने के लिए आवेदन कर दिया। क्या ऐसा उत्तर प्रदेश बनाया आपने? इसको आप कहते हैं विकास हुआ है? मेट्रो में कौन चलता है? मेट्रो का उद्घाटन कर दिया, बेहतर विकास हुआ है, बेहतर विकास। और ये भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाकर अफवाह फैलाना चाहती है, यही इसका काम है। कोई बढ़िया काम आता तो ये बताएं कि इन्होंने 2.5 साल में कौन सा विकास किया है जिसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। दूसरी पार्टी को दे देते हैं। क्या आप नाटक डबल नीति की बात करते हैं? सलब मणि जी, आप तो समझदार हैं, सलब भी हैं, मणि भी हैं। मणि जो चमकने वाली होती तो यही शेर है कि यार अब अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। अपना तो ये पैगाम है, गंगा जमुनी तहजीब का पैगाम है। तभी हाथी बनवा दिए थे पूरे पार्कों पे, और फिर अब उन हाथियों को लेकर के अब आपकी सुप्रीमो जगह जगह कहती भी फिरती हैं कि इस बार पार्कों का निर्माण नहीं होगा। मायावती जी का मामला है, बहन जी का मामला है, और पूरा देश जानता है कि बहन जी का कार्यकाल में क्या है, कैसे है। जब तक जो चल गया, जो सिक्का जब चल गया, ठीक है, अपना प्रयास सब पार्टियों को करना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब ये कभी सपा और बसपा से उठ चुकी है, वो मैंडेट बदलना चाहती है। जैसे देश में मैंडेट उसने बदला था कि वो लोग कहते थे चलिए कांग्रेस तो 15 साल से दिल्ली में शासन कर रही थी, 60 साल से 70 साल से ये कहते हैं कर रहे हैं। अरे 5 साल में आप तो कोई नई चीज बना के दिखाइए। 2.5 साल में आपने कौन सा चमत्कार दिखा दिया है? आपने कौन सी नई चीजें कर दी सिवाय इसके हर चीज को फेलियर होते हुए और नाम बदल कर कांग्रेस के जनता के बीच के काम किए हैं। प्रदेश की जनता भी हमने वो जो घोटाले थे एम्बुलेंस के 108 एम्बुलेंस लोगों के बीच में भेजी है, इसलिए आज ब्लॉक में क्या छिपा है? लोग और वोटर बहुत जागरूक हैं, वो खूब जानना है किसको वोट देनी है, किसकी सरकार बनाएगी। सीएमओ को मायावती ने मरवाया, जेल में मरवाया। जी हमने वो काम किया है, हम लोगों के बीच में पहुंचे हैं। तमाम अगर आपके आरोप और ये प्रत्यारोप खत्म हो गए हों तो अब एक राजकुमार जी से एक टिप्पणी ले लेते हैं इस पूरे विषय पर। राजकुमार जी दोस्त हैं,
राजकुमार जी को जरूर बताना चाहिए अगर कि किसी पत्रकार आदमी अगर हैं किसी विषय को लेकर के और बातचीत ये की विश्लेषण जाए करते हैं, तो ये निष्पक्ष बात बताते हैं। जी। अब अजय जी, अब आपने पूरा टाइम ले लिया आपने पूरा टाइम अपना ले लिया, आपने दूसरों का टाइम भी अपने नाम पे कर लिया। यानी कि समाजवादी पार्टी में तो अब आपको जगह नहीं मिल रही है, लेकिन आपने इस डिबेट में अपना पूरा टाइम तीनों पार्टियों का ले लिया। राजकुमार जी, क्या क्या अब स्थिति बन सकती है? क्योंकि अगर बहसबाजी करते हैं, बैठ के किसी विषय पर चर्चा करते हैं, विकासवाद को लेकर के चर्चा करते हैं, तो वही पुरानी 50 साल में आपने क्या किया, 5 साल में आपने क्या किया। क्या सिर्फ भूतकाल की चीज़ों को लेकर के भविष्य में बढ़ा जा सकता है कि एक कुछ आपके पास प्लेटफॉर्म हो या लोगों को आपसे उम्मीद कर सकें, या वही स्थिति कि वो पहले चाचा थे अब चाचा के लड़के को दे दिया, परिवर्तन कर दिया, चाचा से चाचा के लड़के को दे दिया, लेकिन है तो वही चीज़ ना, परिवारवादी है। तो ये चीज़ें लगातार बनी हुई हैं, आगे इससे स्थिति से पार्टियां निकल नहीं पा रही हैं, तो क्या अब आगे आंकड़े बन सकते हैं? दिनेश जी, मुझे जो लगता है अभी तक जो स्थिति है, महागठबंधन के रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। जैसा अभी राजबाबा साहब ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा, बहुत महत्वपूर्ण पद पे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और समाजवादी पार्टी से भी वो पहले जुड़े रहे हैं। अब कहाँ क्या अंडरस्टैंडिंग बन रही है, ये एक अलग बात है। मुझे जो लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब भी महागठबंधन के रास्ते बंद, राजकुमार जी समय बहुत कम है, महागठबंधन के रास्ते बंद हुए नहीं हैं। जो लगता है चीजें कल तक क्लियर हो जाएंगी। और लेकिन ये जो आप ये जो आपने भाई भतीजे बात वाली, समय खत्म हो गया, समय वाकई पता नहीं चला समय का, कुछ हम अनावश्यक विषयों पर ज़्यादा भटक गए। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वही है स्थिति की, नई चीज़ों को लेकर के आगे चल रहे हैं, लेकिन जो चोला है वो पुराना ही ओढ़े हुए हैं। अब आगे स्थिति क्या बनती है जनता तय करेगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का लगातार सिलसिला सुदर्शन न्यूज़ पर जारी है। जय हिंद।